औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑफ द CSS एग्ज़ाम विच इज़ इंग्लिश एसे। और इंग्लिश एसे में हम आज कुछ चीज़ों को तो एस्पायरेंट्स, सबसे पहला जो लेटरल मीनिंग है एसे की, वो ऐसे फ्रेंच वर्ड का एक लफ्ज़ है एसायर। एसायर से ये निकला है, जिसका मतलब है एन अटेम्प्ट। अब एन अटेम्प्ट व्हाट, किस चीज़ की अटेम्प्ट है ये अटेम्प्ट है अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी थिंकिंग को, अपने आर्गूमेंट्स को एक्सप्रेस करने का, शो करने का, इस चीज़ की एक अटेम्प्ट है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऐसे को यूँ डिफाइन करती है कि अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी एक ख़ास मौजू के ऊपर जो एक छोटा सा तहरीरी पीस होता है, जो हिस्सा होता है, उसको ऐसे कहते हैं। यानी इस चीज़ से हमें एक चीज़ वाज़ेह होती है कि हमने एक ऐसे के अंदर एक ही सब्जेक्ट को डिस्कस करना है। और फिर उसके बाद ये डेफिनेशन कैम्ब्रिज डिक्शनरी से उन्होंने दी हुई है और वहाँ से मैंने पिक की है। अब हम CSS की तरफ आते हैं कि जो इंग्लिश में जो ऐसे का स्ट्रक्चर रिकमेंडेड है वो बहुत शार्ट होता है, मतलब वो शार्ट एसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑफन वो 5 पैराग्राफ्स की एसेस जो होती है वो उनमें आइडियल पे ऐसे होती है। लेकिन यहाँ पर CSS के अब जो क्राइटेरिया है वो कुछ अलग है। उसकी लेंथ 2000 से 3000 वर्ड्स होनी चाहिए CSS के ऐसे की। और इसके साथ या उसमें जो पैराग्राफ की जो तादाद है वो 18 से लेकर 20 तक होनी चाहिए, जो आइडियल ऐसे है CSS की, जो FPC की तरफ से रिकमेंडेड है। और जो इंग्लिश ऐसे है, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डिक्शनरी प्रेफर करती है, वो शॉर्ट एसेज होती है, जो कि 5 to 8 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऐसे। ऐसे के अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट है, यानी ऐसे में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और किन चीज़ों के ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। सबसे पहले जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं उनमें दिए जाते हैं स्ट्रक्चर के, यानी उनमें जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे का, अगर वो आपने सही तरीके से मेंटेन किया हुआ है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 20 मार्क्स होते हैं वो होते हैं ग्रामर के। ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपके ऐसे में नहीं है तो 20 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। फिर कंटेंट के 20 मार्क्स होते हैं कि आप उसके अंदर लिख क्या रहे हो, ऐसे के अंदर आप क्या लिख रहे हो, उसके 20 मार्क्स होते हैं। एक्सप्रेशन के, यानी आप अपने आइडियाज़ को, अपनी जो आर्गुमेंटेशन है उसको आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, अगर वो क्लियर है वो एक्सप्रेशन तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे एक्सप्रेशन की भी। और फिर होते हैं 20 मार्क्स आर्गूमेंट के, यानी आप जो आर्गूमेंट आप बना रहे हो वो मैच्योर है, वो लॉजिकल है, तो अगर वो उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको उसकी भी 20 मार्क्स दे दी जाएंगे। जी इस पैरेंट, तो अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे को, कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले उसमें होती है आउटलाइन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बॉडी, फिर उसके बाद कंक्लूजन आता है, ये बॉडी पैराग्राफ है, और फिर उसके बाद कंक्लूजन आता है। अब इनकी वेटेज कितनी कितनी है, यानी आउटलाइन को हमने कितनी वेट देनी है, 5% वेट देनी है। इंट्रोडक्शन को हमने 10% वेटेज देनी है। बॉडी पैराग्राफ को हमने 75% वेटेज देनी है, और कंक्लूजन को हमने 10% वेटेज देनी है। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर का फार्मूला कि हमने किसको कितना वेटेज देना है, किसको कितना लिखना है, कितना एलोंगेट करना है हमने। सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो हमारे ऐसे के कुछ पार्ट्स को देखता है, और फिर उस कुछ पार्ट्स के बेस पे वो हमारे जो पास और फेल वही से करता है। उसमें सबसे पहले वो देखता है आउटलाइन को, जिस पर सबसे पहले नज़र पड़ती है एग्ज़ामिनर की, वो होती है हमारी आउटलाइन। फिर उसके बाद वो इंट्रोडक्शन को देखता है, कंक्लूजन को देखता है, और एक दो बॉडी पैराग्राफ को देखता है। लेकिन जो सबसे पहले आपका जो देखता है वो आउटलाइन होती है। अब आउटलाइन में अगर आपकी एक भी गलती है तो वो बिल्कुल इनटॉलरेबल है, वहाँ पर आपकी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, और आपको बिल्कुल एक परफेक्ट आउटलाइन बनानी चाहिए। अगर आपकी एक भी गलती है तो आप पर जो हमारा एग्जामिनर होता है उस पर एक नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है कि
उसने यहाँ पर गलती की है तो ज़रूर उसके ऐसे में भी गलतियाँ होंगी। तो फिर वहीं से वो फिर डिसीजन लेता है। अब फ्रेंड्स, हमने इफ़ेक्टिव आउटलाइन किस तरह बनानी है। सबसे पहले हम आउटलाइन के बारे में समझते हैं कि आउटलाइन होती क्या है। आउटलाइन हमारा जो होल ऐसे होता है, उसका एक क्विक रिव्यू होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्विक रिव्यू ऑफ द होल ऐसे, इसमें हमने जो जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की होती है, डिस्कस की होती है ऐसे के अंदर, वो यहाँ पर हम लिखते हैं। अब फिर उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ आउटलाइन, हमारा आउटलाइन में कौन कौन से हिस्से होते हैं। हमारे जो आउटलाइन होते हैं वो 3 हेडिंग्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले यूनिवर्सल हेडिंग्स आती हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी हेडिंग होती है और फिर सेकेंडरी हेडिंग होती है। अब यूनिवर्सल हेडिंग के अंदर ये कौन से हेडिंग होते हैं, दोज हेडिंग्स विच आर रिपीटेड इन एवरी एसे। ये वो हेडिंग्स है जो हर एसे के अंदर ये रिपीट होते हैं। अब हर एसे के अंदर, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट एसे हो, चाहे वो परसुएसिव एसे हो, चाहे वो आर्गुमेंटेटिव एसे हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव एसे हो, चाहे वो एक्सपोजिटरी एसे हो, हर एसे के अंदर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लाजमी होती है। ये दोनों हमारी यूनिवर्सल हेडिंग्स होती है। फिर उसके बाद होती है प्राइमरी हेडिंग। अब प्राइमरी हेडिंग के अंदर दोज हेडिंग विच आर रिक्वायर्ड इन द एसे, वो हेडिंग्स होते हैं प्राइमरी हेडिंग जो कि हमसे रिक्वायर्ड है, जो हमसे मांगे गए हैं एसे के दौरान। जिस तरह का फॉर एग्जांपल एक ऐसे आती है, ओवर पॉपुलेशन काजेस एंड कंसिक्वेंसेस। अब इस चीज़ में हमसे क्या मांगा गया है, एग्जामिनर क्या हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है, उसमें वो ये काजेस एंड कंसिक्वेंसेस हमसे मतलब वो रिक्वायर्ड कर रहा है। तो ये काजेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ये दोनों क्या है, ये हमारे प्राइमरी हेडिंग्स में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी हेडिंग्स। अब फॉर एग्जांपल यही ऐसे है हमारे पास, ओवर पॉपुलेशन काजेस एंड कंसिक्वेंसेस है। काजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ये तो हमसे रिक्वायर्ड है, ये तो हमने लिखना ही लिखना है। अब हमें थोड़ा सा सोचना भी चाहिए कि काजेस दिए गए हैं तो उसका हमने सोल्यूशन भी देना है। तो ये जो हम सोल्यूशन दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी हेडिंग है। यानी सेकेंडरी हेडिंग वो हेडिंग होता है जो हमसे मांगा नहीं गया है, जो हमसे रिक्वायर्ड नहीं है ऐसे के अंदर, लेकिन फिर भी हम उसको लिखते हैं, फिर भी उसकी नीड होती है, जो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है, वो क्या होती है, वो फिर आपकी होती है सेकेंडरी हेडिंग। अब सेकेंडरी हेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंस है, मतलब कि बाज़ लोग फिर ये सोचते हैं कि अगर ये हमसे रिक्वायर्ड ही नहीं है तो हम फिर ये लिख तो क्यों है। अब ये इसलिए हम लिखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास ये जो प्राइमरी हेडिंग होती है, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड लेंथ होती है ऐसे कि वो फुलफ़िल नहीं करती, तो उसके लिए फिर हम सेकेंडरी हेडिंग ऐड करते हैं। या फिर कोई कुछ ऐसे जैसे आते हैं जिस तरह काजेज़ वाले आते हैं। अब जहाँ पर भी काज आ जाती है वहाँ पर आपने ज़रूर 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 सॉल्यूशन, वे फॉरवर्ड या पॉलिसी मेजर देने होते हैं। तो फिर वो क्या होती है, वो हमारा सेकेंडरी हेडिंग बन जाती है।